नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम आधुनिक भारत तथा मध्यकालीन भारत दोनों के संदर्भों में मिलाते हुए मराठा साम्राज्य शिवाजी से लेके मराठा साम्राज्य की स्थापना से लेके और मराठा साम्राज्य के पतन तक अर्थात आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति तक का संपूर्ण इतिहास एक मैराथन क्लास में पूरा करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है साथियों, परंतु पूरे मराठा साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखें और यहाँ से कम प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न हमेशा आते रहे हैं, इसलिए इतना प्रयास किया गया है कि सारे प्रश्न लगभग समाहित किए जा सकें तथा मराठा साम्राज्य को बेसिक से लेके कठिन स्तर तक के जो भी पॉइंट हैं सब पे चर्चा की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। मुगल मराठा शक्ति का उत्कर्ष। मुगल कालीन जब मराठा होता है, यहाँ लिखने का तात्पर्य था कि मुगल काल में जब मराठा शक्ति का उत्कर्ष होता है और विकास, तो अनेक अस्थायी परिसंपत्तियों का परिणाम था। मतलब मुगल काल में जैसे आप देखेंगे शाहजहां और औरंगजेब के समय जब मराठा उत्कर्ष होता है शिवाजी और उनके पिताजी के समय काल से, तो ये कई अनेक परिसंपत्तियों परिस्थितियों का परिणाम था। परिसंपत्तियों नहीं, परिस्थितियों का यह परिणाम था जिसमें मराठा राज्य का निर्माण हुआ, मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ। इसके तहत हम देखते हैं महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य उदय हो। भौगोलिक परिस्थिति, आप महाराष्ट्र का देखेंगे क्षेत्र अध्ययन करेंगे तो यह पहाड़ी और पठारी जैसे दुर्गम क्षेत्रों से निर्मित है, परंतु यहाँ के निवासियों के लिए यह भौगोलिक परिस्थिति अनुकूल थी। अधिकांश क्षेत्र पठारी और पहाड़ी है। यहाँ के लोग जीवन की रक्षा हेतु प्रकृति के साथ कठोर संबंधों के साथ जीवन जीते हैं, अर्थात दुर्गम क्षेत्र होते हुए इन लोगों का जीवन भी दुष्कर है, परंतु ये उस प्रकृति के साथ अपने आप को समाहित कर लिए हैं, नियोजित कर लिए हैं। यहाँ के निवासी परिश्रमी हैं। सामाजिक धार्मिक रूढ़, जब मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष होता है तो मराठा क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवाद कम था उत्तर की तुलना में। यहाँ आर्थिक शोषण भी कम था, क्योंकि आप देखेंगे आर्थिक शोषण उन क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है आधुनिक समय के पहले, जैसे ब्रिटिश काल या मुगल काल या सल्तनत काल में देखेंगे तो आर्थिक शोषण वहीं क्षेत्रों का हुआ जहाँ कृषि उपजाऊ क्षेत्र ज़्यादा थे। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि यहाँ खाद्यान्न उत्पादन या अन्य चीज़ों का उत्पादन बड़े स्तर पर होता था। महाराष्ट्र ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र या तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए बंदरगाही क्षेत्र था या दुर्गम पहाड़ी पठारी क्षेत्र, तो यहाँ उत्पादन के साधन सीमित थे, इसलिए आर्थिक शोषण भी कम था। यहाँ सामाजिक रूढ़िवादिता कम थी। जिस समय मराठा साम्राज्य का उदय होता है उस समय यहाँ पे रूढ़िवादिता जैसी चीज़ें कम थी। भक्ति आंदोलन का प्रभाव होता है, आप पढ़ते हैं 14वीं 15वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे नवीन विचारों के प्रचारक भी काफ़ी थे, जैसे तुकाराम, रामदास, वामन पंडित, एकनाथ जैसे विद्वान इस क्षेत्र में थे, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में या भक्ति आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। मराठा साम्राज्य के विस्तार में मराठी भाषा इनके लिए बहुत एकता की भावना विकसित की। इन्हें मराठी मानुष होने का बड़ा गर्व रहता था। आज भी आप देखते हैं मराठी और हिंदी भाषा के लेके विवाद चलता रहता है, क्योंकि मराठी क्षेत्रों के लोगों का यह मानना है कि मराठी भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए। तो उस समय भी मराठी भाषा को लेके जो महाराष्ट्र के क्षेत्र के निवासी थे, सब में आपसी एकता की भावना बनी हुई थी। उत्तर की तुलना में मराठा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम
संतुलन इस उत्तर की तुलना में कठोर नहीं था। मतलब मराठा क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम में आपस में इतने झगड़े या टकरार नहीं थी। दोनों समुदायों के मध्य आपसी विवाद ज़्यादा नहीं थे, जैसे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में था। मराठों की एक बहुत विशेषता थी युद्ध पद्धति की, जिसे गोरिल्ला पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति कहा जाता है। यह इनके उत्थान में तो बहुत सहायक रही, लेकिन इनके पतन में भी आप देखेंगे तो यही पद्धति थी, क्योंकि ये इस पद्धति को जब अपनाया मराठों ने, तब यह उनके साम्राज्य विस्तार में सहायक बनी रही। लेकिन जैसे ही इसका परित्याग किए, चाहे वो पानीपत का तृतीय युद्ध हो या अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हो, जब इस पद्धति को ये भूल गए या इसका परित्याग किए, तो यह कई युद्धों में हार का सामना किए। साथ ही साथ मराठा साम्राज्य के उदय में शिवाजी का व्यक्तित्व और नेतृत्व बहुत ही सकारात्मक था। इस तरह एक प्रश्न मेंस का आपका बनता है कि मराठा साम्राज्य के उदय में कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, विवेचना करिए या टिप्पणी कीजिए। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्र राज्य था। मुगल शासन का लगातार विरोध किया। शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों, देशमुख, वहाँ के देशमुख जो थे वो एक तरह से मुखिया या सरदार थे, देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य का निर्माण किया। अत्यंत गतिशील कृषक प्रचारक मराठों की सेवा का वो मुख्य आधार बनाया। 1720 से लेकर 1761 के मध्य मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। जब पेशवा आते हैं, आप देखेंगे पेशवा के समय मराठा साम्राज्य बहुत विस्तृत हुआ। ग्रांट डफ इतिहासकार हैं, इनका मानना था कि मराठा साम्राज्य का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। मतलब उनका कहना था कि जैसे आग लगाते हैं तो सहसा क्षेत्र में फैल जाती है, उसी तरह मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, सहसा हुआ और बहुत ही कम समय में काफ़ी क्षेत्रों में विस्तारित हो गया। महादेव गोविंद रानाडे की किताब का नाम है राइज ऑफ मराठा पावर। राइज ऑफ द मराठा पावर ये किसकी किताब है? महादेव गोविंद रानाडे। संत ज्ञानेश्वर उस समय के जो भक्ति आंदोलन के संत थे, उनकी किताब का नाम है भावार्थ दीपिका। और उसी समय रामदास जी थे, जिनकी किताब का नाम था दास बोध। तो याद रखिएगा, राइज ऑफ द मराठा पावर रानाडे की किताब है, संत ज्ञानेश्वर की किताब का नाम भावार्थ दीपिका है और रामदास की किताब का नाम दासबोध है। शिवाजी का जन्म सिसोदिया राजवंश में हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब शिवाजी ने या अपने आप को घोषित किया कि मैं सिसोदिया वंश का वंशज हूँ, तो उनका कहने का ये तात्पर्य था कि बहुत से इतिहासकार ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मराठा साम्राज्य, मराठा जो थे यह क्षत्रिय थे। क्योंकि एक परंपरा बनी हुई है कि कोई बड़ा राजा है तो वो क्षत्रिय ही होगा, और क्षत्रिय राजा है तो समाज उसे मान्यता देगा। इन्हीं सभी तत्वों को मिलाते हुए शिवाजी ने भी अपने आप को सिसोदिया राजवंश से बहुत प्रभुत्वशाली वंश से अपना परिचय बताया। सिसोदिया वंश से संबंध राणा सांगा हैं, राणा प्रताप जी हैं, इन सब के वंशज का कौन थे? सिसोदिया वंश। इनकी माता का नाम जीजाबाई था तथा पिता का नाम शाहजी भोसले। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले। जन्म 20 अप्रैल 1627 शिवनेरी दुर्ग। 1620 में शाहजी भोसले शिवाजी के पिता जहांगीर की सेवा में भी रहे। जहां मुगलों की सेवा में भी शाहजी भोसले कुछ समय तक रहे। 1632 में पुनः बीजापुर की सेवा में आ गए। शिवाजी की माता देवगिरी की यादव वंश की कन्या थी। याद रखिएगा कि शिवाजी की माता जीजाबाई देवगिरी के यादव वंश
जब हम पढ़ेंगे तो यादव वंश की कन्या मतलब पुत्री थी। शाहजी ने 2 विवाह किया था, एक जीजाबाई शिवाजी की माता, एक तुकोबाई। शिवाजी के संरक्षक और गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव इनके संरक्षक थे। शिवाजी का विवाह 1641 में साई बाई निम्बालकर से हो जाता है। 1641 में शिवाजी का विवाह हो जाता है साई बाई निम्बालकर से। शिवाजी के धार्मिक गुरु का क्या नाम था? समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी का लक्ष्य स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना था। क्या था? शिवाजी का लक्ष्य था स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। इनकी पहली शादी होती है साई बाई निम्बालकर से। इनके संरक्षक थे दादा कोंडदेव। शिवाजी की उपाधि, इनकी 3-4 उपाधियां हैं। शिवाजी की उपाधि थी हिंदू पादशाही छत्रपति। जब अपने आप को राजा करके राज्याभिषेक कराते हैं, राजा घोषित कर, तब इनकी उपाधि थी छत्रपति। साथ ही साथ हिंदू पद पादशाही। हिंदुत्व धर्म उद्धारक है, धर्मोद्धारक। टाइप थोड़ा सा गलत हो जाता है। हिंदू धर्मोद्धारक। और औरंगजेब ने इन्हें क्या कहा था? एक बार इनको पहाड़ी चूहा कहा था, फिर बाद में इनको राजा भी कहा है। याद रखिएगा, औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा है तथा राजा की उपाधि भी दी है। तो राजा वाली उपाधि आप संशय करके गलत कर देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि शिवाजी और औरंगजेब में बहुत अच्छी मेल जोल नहीं था, तो राजा की उपाधि कैसे देगा? लेकिन दिया था, पहाड़ी चूहा भी कहा था और राजा की उपाधि भी दी थी औरंगजेब ने शिवाजी को। शिवाजी ने 1646 में सर्वप्रथम तोरण किला जीता था। शिवाजी ने पहली विजय कहाँ की थी? तोरण किले को जीता था। पुणे 1646 में जीतते हैं। फिर राजगढ़ जीतते हैं जिसका नाम मुरुमगढ़ था। तत्पश्चात सिंहगढ़ और कोंडाना का किला जीतते हैं। कोंडाना किला आप लोगों को ध्यान होगा, अजय देवगन की मूवी आई थी तो उसमें बहुचर्चित कोंडाना किला ही है। 1647 में पुरंदर का किला जीतते हैं। किससे छीन के? नीलकंठ से। नीलकंठ यहाँ का सूबेदार था, उससे पुरंदर का किला छीन लेते हैं। 1648 में, ये गलत है, 1656 में जवाली का दुर्ग पर अधिकार करते हैं तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। याद रखिएगा, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1656 में पूर्णदेव दादाजी कोंडदेव थे, कोंडदेव जो थे इनके संरक्षक, की मृत्यु हो जाती है। कब? 1656 में दादा कोंडदेव की मृत्यु हो जाती है। 1659 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है और एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बीजापुर का सेनापति था अफजल खान। वह शिवाजी पर आक्रमण करने और नियंत्रण करने मराठा क्षेत्र पे आता है। शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात सुनिश्चित होती है कि आपस में मुलाकात करके संधि समझौता कर लिया जाए, परंतु अफजल खान पहले से ही सतर्क था कि हम जैसे ही मिलेंगे चालाकी से शिवाजी और उनके सरदारों की हत्या करके नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। परंतु इस घटना से शिवाजी भी बहुत सतर्क थे और जब मुलाकात हुई तो जैसे ही अफजल खान ने चालाकी चल के उनके ऊपर प्रतिघात करने का अवसर देखा, शिवाजी ने अपने बगनग, जो एक छोटी चाकू की तरह होती है, उससे अफजल खान की हत्या कर दी 1659 में। इस हत्या के पश्चात बीजापुर का जो सुल्तान था वह डर जाता है और शिवाजी से समझौता कर लेता है तथा सुल्तान ने शिवाजी को स्वतंत्र राजा के रूप में मान्यता प्रदान की। इसी समय क्या होता, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को स्वतंत्र राज्य का संस्थापक या राजा भी मान लेता है। 1659 में ही मुगल सेनापति
मनसबदार जो था शाहिस्ता खां शिवाजी के मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया 1659 में। अनेक दुर्ग पुणे, चाकन, कल्याण आदि जीत लिए। 15 अप्रैल 1663 को शाहिस्ता खां पर शिवाजी ने हमला कर पराजित कर दिया। पहले अफजल खां को पराजित किया, वो कहाँ का था? बीजापुर का सुल्तान का सेनापति। और शाहिस्ता खां कौन था? यह औरंगजेब का सेनापति था, जिसे भेजा गया था मराठा साम्राज्य के पर आक्रमण करने हेतु। परंतु 1663 में और शिवाजी ने शाहिस्ता खां को ही पराजित कर दिया। तो इसके पश्चात औरंगजेब ने क्या किया? शाहिस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया तथा अपने पुत्र मुअज्जम को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया। शाहिस्ता खां को बंगाल का क्षेत्र दे दिया और अपने पुत्र मुअज्जम को महाराष्ट्र या दक्षिण भारत का सूबेदार बनाता है। जनवरी 1664 में शिवाजी ने सूरत लूटा। याद रखिएगा, जनवरी 1664 शिवाजी ने सूरत क्षेत्र, सूरत नगर या सूरत बंदरगाह क्षेत्र सभी क्षेत्रों पर लूटपाट की घटना की। यह पहला आक्रमण था शिवाजी का सूरत पर। पहली बार कब आक्रमण किया? 1664 में। पुरंदर की संधि किससे किससे होती है? पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेनापति या सूबेदार या मनसबदार मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब के समय औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह को मराठा क्षेत्र पर आक्रमण करने भेजता है, तो वहाँ पे जयसिंह ने प्रस्ताव भेजा संधि करने के लिए, जिससे शिवाजी सहमत हो गए और दोनों के मध्य पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665। 22 जून 1665 पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल नेतृत्वकर्ता मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य होती है, जिसके तहत 23 किले शिवाजी ने मुगलों को दे दिए अपने और 12 किले अपने पास रखे। सोचिए, 23 किला दे देते हैं और फिर 12 किला रखते हैं अपने पास, अर्थात अधीनता स्वीकार करने की बात प्रकट हुई। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल शासक औरंगजेब ने 5000 का मनसब प्रदान किया। इस संधि के पश्चात संभाजी को औरंगजेब ने 5000 का मनसब प्रदान किया। माना जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह के निवेदन पर शिवाजी मुगल दरबार में मिलने आगरा गए थे। कहाँ गए थे? आगरा। उस समय आगरा में ही मुगलों की राजधानी बनी हुई थी। 12 मई 1666 में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु यथोचित सम्मान न मिलने की वजह से प्रतिक्रिया करते वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात औरंगजेब द्वारा उन्हें बंदी बनाकर आगरा के किले में जयपुर महल है, वहाँ पे कैद करके नज़रबंद कर देता है कि यहाँ से भाग न सकें। 18 अगस्त 1666 में फल की एक टोकरी में छुपकर शिवाजी अपने पुत्र सहित आगरा से निकलकर भाग गए और 12 सितंबर 1666 को अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच जाते हैं। कब भागते हैं? 18 अगस्त 1666। कैसे भागते हैं? फल की टोकरी में छुपकर अपने पुत्र से आगरा से भागते हैं, आगरा के जयपुर महल से। और 12 सितंबर 1666 में वह रायगढ़ पहुंचते हैं। इसके पश्चात 1668 में गजब की संधि, इसका नाम ही याद रखिएगा, गजब की संधि है। मराठों में संधियां बहुत हैं और संधि मिलान करने के लिए बहुत पूछता है मराठों की, तो इसलिए याद रखिएगा। अभी हम पहले पूछे हैं पढ़े हैं पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665। अब कौन सी संधि आ गई? 1668 गजब की संधि मुगलों और मराठों के मध्य होती है। मुगलों और मराठों के मध्य एक संधि होती है, गजब की संधि नाम होता है इसका, जिसके तहत शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि प्रदान की। याद रखिएगा, राजा की उपाधि कब प्रदान की? गजब की संधि के तहत। और तथा बीजापुर और गोलकुंडा में चौथ सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दिया। कब दिया औरंगजेब ने चौथ सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार? गजब की संधि के तहत। कहाँ पे दिया? बीजापुर और गोलकुंडा में दिया। यह सभी प्रश्न वर्तमान परिदृश्य में यूपी
एससी और यूपीपीएचसीएस में कथन कारण 1 2 3 कथन, 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही हैं, ऐसे संदर्भों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कम से कम सारे संदर्भों को याद करने का प्रयास करें ताकि किसी भी तरह से प्रश्न आए आपका प्रश्न छूटे न। संभाजी को बरार का मनसब देता है इसी समय और जागीरदार बनाता है। संभाजी को कहाँ का मनसब प्रदान करता है? बरार का। 1666 में पुनः मराठा मुगल संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। 1666 में मुगल मराठा संबंध पुनः संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। 8 मार्च 1670 नीलोपंत मजूमदार के नेतृत्व में पुरंदर दुर्ग पर मराठों ने पुनः अधिकार कर लिया। किसके नेतृत्व में? नीलोपंत मजूमदार के नेतृत्व में। कहाँ पे? पुरंदर दुर्ग पर। कब? 8 मार्च 1670 में। और साथ ही साथ धीरे धीरे अपने पूरे 23 किले पुनः अधिकार कर लिए। इसी में से महत्वपूर्ण किला था कोंडाना का किला। इस किले का नाम उन्हीं के नाम पर तानाजी मालूसरे के नाम पर शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा था। याद रखिएगा, कोंडाना किले का ही नाम बदलकर सिंहगढ़ किया था तानाजी मालूसरे के सम्मान में। 13 अक्टूबर 1670 में शिवाजी ने पुनः सूरतनगर लूटा। अब कब आए थे? दूसरी बार 70 में। पहली बार कब आए थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो अब कमेंट करके बताइए कि पहली बार सूरत को शिवाजी ने कब लूटा या कब आक्रमण किया। दूसरी बार किया था 13 अक्टूबर 1670 में। शिवाजी ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र उनका है, मुगलों का नहीं। याद रखिए कि यह स्लोगन किसने दिया था, यह कोटेशन? तो शिवाजी ने कहा था महाराष्ट्र उनका है, अर्थात महाराष्ट्र मराठों का है, मुगलों का नहीं। आज भी आप देखते हैं कहा जाता है कि महाराष्ट्र मराठी मानुषों का है, अर्थात मराठियों का है। वहाँ अक्सर उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसात्मक घटनाएं सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं। 13 फरवरी 1671 में शिवाजी ने सलाहर का किला जीता। सलाहर का किला कब जीता? 15 फरवरी 1671 में। इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए महावत खां को भेजा। उसकी सहायता हेतु गुजरात के बहादुर खान, जो बहादुर खान वहाँ का सूबेदार था, उसको भी आदेश दिया कि, परंतु दोनों असफल रहे। पुनः दिलेर खान और बहादुर खान को दक्षिण भारत भेजा तथा सालेर का भीषण युद्ध फरवरी 1672 में हुआ, जिसमें मराठा विजय हुई और शिवाजी ने सालेर और मुल्हेर 2 क्षेत्र हैं जीतकर जवाहर और रामनगर, इन दोनों दुर्गों के साथ सालेर और मुल्हेर के साथ जवाहर और रामनगर दुर्ग भी जीत लिए। अब समझ सकते हैं कि उस समय मराठा शक्ति कितना उत्कर्ष में थी कि औरंगजेब जैसी शक्ति को चैलेंज कर रहे थे। 1672 में मराठा और बीजापुर के संबंध विच्छेद होने पर शिवाजी ने पन्हाला किला मार्च 1673 में आक्रमण करके जीत लिया। 6 जून 1674 शिवाजी ने काशी के विद्वान विश्वेश्वर जी, जिन्हें गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? रायगढ़ में। 6 जून 1674 काशी के विद्वान गंगा भट्ट या विश्वेश्वर से राज्याभिषेक कराते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी खास करके उत्तर दक्षिण भारत में कि काशी के पंडित काफ़ी विद्वान माने जाते थे। साथ ही साथ शिवाजी अपने आप को क्षत्रिय साबित करना चाहते थे कि हम सिसोदिया वंश के वंशज हैं, तो काशी के पंडित से ही अपना राज्याभिषेक कराने का प्रयास किए।
इसी समय उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ हत्या संबंधी और ब्राह्मण संबंधी उनका जो सम्मान था उसको भी वो स्वीकार करते हैं, तो गौ ब्राह्मण प्रतिपादक की भी उपाधि धारण किए। इसी समय शिवाजी ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए तथा नया संवत चलाया। याद रखिएगा, शिवाजी ने एक नया संवत भी चलाया था। जब उनका राज्याभिषेक होता है तो वह उन सोने और तांबे के सिक्कों के साथ साथ एक नया संवत का भी संचालन करते हैं। 24 सितंबर 1674 को शिवाजी ने अपने पुरोहित निश्चलपुरी गोस्वामी से दूसरी बार तांत्रिक विधि या कर्मकांडी विधि से राज्याभिषेक कराया, जिसका मूल कारण बताया जाता है कि जब प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ तो उसके पश्चात उनकी माता जीजाबाई की मृत्यु 17 जून 74 को हो जाती है। वह इस अपने पहले राज्याभिषेक को अपशगुन के तौर पर देखने लगे, तो उनके जो गुरु थे, पुरोहित थे, उन्होंने कहा और उसके पश्चात उन्होंने कर्मकांडी विधियों से अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया। कब कराया? 24 सितंबर 1674। उनकी माता की मृत्यु कब होती है? 17 जून 74 में। शिवाजी का अंतिम और उनके जीवन का सबसे बड़ा अभियान कर्नाटक था। इसी कर्नाटक अभियान के ही समय 1677 से 78 के मध्य उन्होंने अपनी अंतिम विजय जिंजी का किला जीता था। याद रखिएगा, उनकी अंतिम विजय कौन थी? जिंजी का किला। कहाँ आक्रमण किए थे? कर्नाटक में। जीवन भर संघर्षरत रहते हुए शिवाजी की मृत्यु 13 अप्रैल 1680 ईस्वी में हो जाती है। 13 अप्रैल 1680 शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। जीवन भर मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए संघर्षरत रहते हैं कौन? शिवाजी। और अंततः उन्होंने एक विस्तृत मराठा साम्राज्य की स्थापना भी की थी। शिवाजी ने भारत में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। सोचिए, जब मुगल सत्ता अपने आप में चरम पर थी, उस समय शिवाजी ने स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना कहाँ की? महाराष्ट्र में। शिवाजी दृढ़ साहसी चरित्रवान उदार व्यक्ति थे। धर्म में उनका अटूट विश्वास था। वह आदर्श व्यक्तित्व वाले चरित्रशील आकर्षक व्यक्तित्व वाले मानव समूह को एकता प्रदान करने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान रचनात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया कथन किसका है तो जदुनाथ सरकार का है। क्या है कथन? मैं उन्हें, मतलब मैं शिवाजी को हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान रचनात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। शिवाजी की सबसे मूल विशेषता एक थी या नई इन्वेंशन या नई खोज, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। या तो सीधा सीधा प्रश्न आता है कि अष्टप्रधान की स्थापना किसने की, या शिवाजी ने किस 8 मंत्रियों के समूह की स्थापना की। और कभी कभी ये मिलान करने के लिए पूछता है कि अष्टप्रधान में जो 8 मंत्री थे उनका कार्य क्या था। तो जैसे हम देखेंगे, शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद की स्थापना की, जिसमें पेशवा कौन था? प्रधानमंत्री था। अमात्य क्या था? अमात्य मुख्यतः वित्त मंत्रालय से संबंधित था। मजमुआदार था वाकिया नवेश, सुमंत या विदेश मंत्री, सचिव या चिटनीस, यह पत्राचार विभाग का था। सचिव कौन था? पत्राचार विभाग का। सेनापति कौन था? सर ए नौबत कौन था? सेनापति। पंडित राव धार्मिक कार्यों वाला करता था। न्यायाधीश न्याय का काम करता था। तो देखिए कौन कौन थे? न्यायाधीश था उसमें, पंडित राव था धार्मिक कार्यों के लिए, सेनापति कौन था? सर ए नौबत, और पत्राचार विभाग के लिए कौन था? सचिव या चिटनीस। कौन था? सचिव या चिटनीस। सुमंत कौन था? विदेश मंत्री था। वाकिया नवेश सम्राट सुल्तान, एक तरह से राजा या छत्रपति को दिन भर की दैनिक गतिविधियों की जानकारी देने वाला था वाकिया नवीस।
और प्रधानमंत्री कौन था? पेशवा। सबसे मेन कैबिनेट में कौन था? पेशवा थे। बाद में यही पेशवा सर्वे सर्वा बन जाते हैं मराठा साम्राज्य के। अमात्य वित्त मंत्री था। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रति में विभाजित किया, मतलब 4 क्षेत्रों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत, यहाँ प्रांत होना चाहिए, प्रति गलत है, टाइप गलत कर देता है। 4 प्रांत में विभाजित किया था। प्रत्येक प्रांत का प्रतिनिधि सर सूबेदार या मामलतदार था। सूबेदार या मामलतदार। राज्य में कुल 18 विभाग थे। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था को रैयतवाड़ी माना जाता है। उत्पादन का 1/3 भू राजस्व लेते थे। चौथ और सरदेशमुखी मराठा राज्य की कराधान की प्रमुख प्रणाली थी। याद रखिएगा, चौथ और सरदेशमुखी सिर्फ भारत में मराठों द्वारा ही शुरू किया गया, उन्हीं के द्वारा संचालित भी किया गया। चौथ एक प्रकार का सैन्य कर था। चौथ विकसित करने वाले क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर था। जैसे सैन्य कर, जिस क्षेत्र में आक्रमण करते थे उस क्षेत्र से चौथ नामक कर वसूल करते थे। जबकि सरदेशमुखी आय का 10वां भाग था, 1/10 या 10%। यह 10वां भाग था। इसके अनुसार शिवाजी को अपना सरदेशमुखी अर्थात मुखिया या अपना राजा मानते हुए उसके बदले दिया जाता था, तब मराठा साम्राज्य उनकी सुरक्षा का कार्य देखता था। जो गांव क्षेत्र या सूबेदार या तमाम राजा सरदेशमुखी और चौथ वसूल करके देते थे शिवाजी को या मराठों को, तो मराठा उनके साम्राज्य की सुरक्षा का काम भी करते थे। याद रखिए कि ये प्रश्न पूछा है, शिवाजी के अंगरक्षकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता है? तो मवाली। मवाली कौन थे? शिवाजी की अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड। उन्हें क्या कहा गया? मवाली। शिवाजी के पश्चात उनके पुत्र संभाजी मराठा सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं और उनका शासनकाल 1680 से लेकर 1689 तक रहता है, मतलब 9 वर्ष। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सोयराबाई ने अप्रैल 1680 में रायगढ़ में राजा राम का राज्याभिषेक कराया। ये राजा राम द्वितीय थे। संभाजी की गिरफ्तारी के पश्चात राजा राम को 19 फरवरी 1789 में राजा घोषित किया गया। यह संभाजी के सौतेले भाई थे। कौन? राजा राम। आगे पढ़ते हैं। संभाजी का पुत्र साहू जो औरंगजेब की कैद में था, प्रतिनिधि मात्र था। राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा पत्नी ताराबाई, मराठों के इतिहास में ताराबाई का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र को शिवाजी द्वितीय नाम से गद्दी पर बैठाया और स्वयं सत्ता का शासन का देखभाल संचालन करने लगी। ताराबाई एक योग्य और महत्वाकांक्षी महिला थी। साहू जो संभाजी का पुत्र था, 1707 में पूरे मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है और 1749 तक शासन करता है। 1749 में क्या घटना होती है कि पेशवा मराठा जो वो थे मुखिया, उनको नाम मात्र का नाचीज बना दिया मराठा और स्वयं पेशवा सर्वे सर्वा बन गए 1749 में। इसी के समय मराठा की वास्तविक सत्ता शक्ति पेशवा सरदारों के हाथ चली जाती है। किसके? साहू के समय। बालाजी विश्वनाथ, ये कौन थे? बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे जिन्होंने सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया। बालाजी विश्वनाथ 27 नवंबर 1713 को पेशवा नियुक्त हुए। उसके पश्चात 4 वर्षीय पुत्र बाजीराव को 27 अप्रैल 1720 को पेशवा बनाया जाता है। तब दोनों उपरांत उनके पुत्र बालाजी बाजीराव को, मतलब कहना यह है पहले कौन बनता है? बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर कौन बनता है? बालाजी बाजीराव या द्वितीय बाजीराव।
पहले कौन? विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव। कौन बनते हैं? पेशवा। ब्रिटिश मराठा सल्तनत के सर्वे सर्वा होते हैं ये। मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के उत्थान के प्रमुख कारण क्या होता है? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आई कि ये अष्टप्रधान के मंत्री समूह में पेशवा जो थे वह सर्वे सर्वा बन गए? साहू के समय महाराष्ट्र की राजनीतिक समस्याएं विकट थी, क्योंकि साहू बहुत योग्य मराठा मुखिया नहीं था। आंतरिक शासन नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करता जो नहीं था। आंतरिक शासन जो है वह नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करता है, जो उस समय नहीं था। जब पेशवा सर्वे सर्वा बनते हैं या प्रक्रियागत रहते हैं तो उस समय यह नहीं था। गृह युद्ध को समाप्त करना और एक सुसंगठित अस्थायी शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना ऐसे कार्य थे जो साहू या ताराबाई के द्वारा संभव नहीं थे। लोगों का मानना है कि मराठा क्षेत्र में आंतरिक रूप से काफ़ी मनमुटाव चल रहा था। इन सब पर नियंत्रण करना तथा राज्य को और विस्तारित विकसित बनाना साहू जी और ताराबाई के नेतृत्व में संभव नहीं था। ताराबाई कठोर, स्वार्थी और संकुचित दृष्टिकोण की महिला थी। औरंगजेब के आक्रमण के कारण नष्ट हो चुकी थी ऐसी परिस्थितियां मराठा सरदारों के महत्वाकांक्षा और स्वार्थ एक दूसरे के तकरार रहे थे। मराठा की शक्ति वृद्धि हुई थी। मराठों की शक्ति में वृद्धि हुई थी। मराठा पेशवा कौन थे? ये चित्पावन ब्राह्मण थे और इन्होंने अपने अनुकूल योग्यता को प्रदर्शित करके मराठा राज्य को राजनीतिक व्यवस्था से बाहर निकाला। कोंकण प्रदेश के सौंदर्य, वहाँ के जीवन से प्रभावित साहू ने प्रथम 3 पेशवा योग्य शासक, प्रबंधक, साहसी सेनापति, महत्वाकांक्षी व्यक्ति और परिस्थितियों को समझने वाले मराठा शक्ति को संगठित करने का कार्य किया। कौन कार्य किया? पेशवाओं ने। अब हम देखते हैं पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 7 वर्ष। पूछा गया है सर्वप्रथम पेशवा कौन था? ये चित्पावन ब्राह्मण थे, श्रीवर्धन गांव के थे, कोंकण क्षेत्र के। भट्ट परिवार में इनका जन्म हुआ था 1660 ईस्वी के लगभग। 1660 ईस्वी के लगभग विभव बालाजी विश्वनाथ का जन्म कोंकण प्रदेश के श्रीवर्धन गांव में चित्पावन ब्राह्मणों के यहाँ भट्ट परिवार था, इनका जन्म हुआ। उनके पिता और पूर्वज जंजीरा के सीदियों के अधीन अपने गांव के देशमुख थे या प्रधान थे, परंतु सीदियों के अत्याचारों के कारण शिवाजी ने यहाँ की नौकरी छोड़ दी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बालाजी अपने गांव वापस गए, परंतु वहां से भागना पड़ा। कुछ समय पश्चात मराठा सेनापति धनजी यादव की सेवा में रहे। कालांतर में वह दौलताबाद के सूबेदार बनाए गए। 1707 ईस्वी में ताराबाई और साहू के मध्य खेड़ा के युद्ध। किसके मध्य हुआ? ताराजी और साहू जी। ताराबाई और साहू के मध्य खेड़ा का युद्ध होता है। बालाजी विश्वनाथ ने साहू का साथ दिया और यहीं से साहू की सेवा में चले गए। 1708 ईस्वी में बालाजी को सेना करते या कार्टे का पद दिया गया। सेना करटे या सेना कार्टे। सेना करटे का पद दिया गया किसको? बालाजी विश्वनाथ को। 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा पद प्रदान किया गया।
बालाजी की मुख्य सफलता 1719 में मुगलों से की गई संधि थी। शाहू सर्वदा मुगल शासकों का भक्ति भाव से सम्मान करता रहा। जो भी मुगल शासक रहा उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता था। 2 अप्रैल 1720 ईस्वी को बालाजी की मृत्यु हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ अपने जीवन का स्वयं निर्माता माना जाता है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री था। बालाजी बाजीराव प्रथम। अब विश्वनाथ के पश्चात कौन आता है? बालाजी बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम एक महान सैनिक और सेनापति था। बाजीराव प्रथम का कहना था कि हमें तो जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। यह कथन किसका है? यह कथन बाजीराव प्रथम का है। और किसके संदर्भ में है? मुगल, उत्तरकालीन मुगल जब सत्ता कमजोर हो जाती है तब उस समय बाजीराव प्रथम यह वक्तव्य कहता है कि हमें वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं अपने आप गिर जाएंगी। 1721 में निजाम और बाजीराव के मध्य भेंट संपन्न होती है, मतलब मुलाकात, मीटिंग। 1720 में निजाम और बाजीराव के मध्य, बाजीराव प्रथम, यहाँ से तात्पर्य बाजीराव प्रथम के मध्य भेंट होती है। बीदर की चौथ और 6 सूबों की सरदेशमुखी देने का वादा किया जाता है। कौन करता है? निजाम। निजाम मराठों से समझौता करते हैं कि आपको 6 सूबे दिए जाएंगे, 6 सूबे और सरदेशमुखी देने का वादा किया जाएगा। यह बाजीराव की सफलता थी। इस वर्ष निजाम को वजीर का पद दिया गया तथा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 10 अक्टूबर 1724 10 अक्टूबर 1724 को मराठाओं की सहायता से निजाम ने शकूर खेड़ा के युद्ध में मुहबारिज खां को पराजित कर मार डाला और दक्षिणी के सूबों पर अधिकार कर लिया। 28 फरवरी 1728 ईस्वी में बाजीराव पालकेड़ नामक स्थान पर निजाम को घेर कर पराजित किया तथा 6 मार्च 28 फरवरी को पालखेड़ पर घेरा डालते हैं और 6 मार्च 1728 मतलब 8 वर्ष ईस्वी में मुंगी शिवगांव की संधि होती है, जो बाजीराव की विजय का महान परिणाम था। 28 फरवरी 1728 बाजीराव द्वारा पालखेड़ नामक पर निजाम को घेर कर पराजित किया जाता है। 6 मार्च को मुंशी शिवगांव की संधि होती है। शाहू को महाराष्ट्र का शासक स्वीकार किया गया। चौथ और सरदेशमुखी का वह धन जो पहले की तरह बाकी था देने का वादा किया गया। मुंशी शिवगांव मराठा सरदारों को अपनी सीमाओं में रहने देना स्वीकार किया था। यह संधि मराठा और निजाम के मध्य होती है। इस संधि के तहत दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित होती है। निजाम को दिल्ली के मुगल शासकों ने आसिफ जहां का वध का पद दिया जाता है। किसको? पेशवाओं को। निजाम को दिल्ली के मुगल शासकों द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती है? आफिस जहां की उपाधि दी जाती है। जनवरी 1738 में दुरई सराय की संधि होती है। दुरई सराय की संधि कब होती है? जनवरी 1738 में दुरई सराय की संधि होती है, जिसके साथ संपूर्ण मालवा, नर्मदा तथा चंबल नदी के बीच की समस्त भूमि बाजीराव को दे दी गई। 50 लाख रुपया बाजीराव को दिया गया। इस युद्ध के पश्चात निजाम ने बाजीराव से पूर्ण पराजय स्वीकार कर ली। वरना की संधि, याद रखिएगा, वरना की संधि अप्रैल 1731 में उत्पन्न होती है।
यह संधि संभाजी और साहू जी के मध्य होती है। किसके किसके मध्य होती है? साहू जी और संभाजी। कौन सी संधि होती है? वरना की संधि, जिसमें संभाजी की पराजय स्वीकार होती है। कर्नाटक और कोंकण प्रदेश संभाजी तथा साहू ने परस्पर विभाजित कर लिए। महाराष्ट्र का छत्रपति साहू को स्वीकार किया गया और संभाजी साहू की सत्ता को स्वीकार करते थे। सत्रह में बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण किया और पुनः 1724 में आक्रमण किया। पहली बार कब किए? 1722 में। दोबारा कब किए? 1724 में। और वहाँ से चौथ सरदेशमुखी मांगी। अमझेरा का युद्ध कब होता है? 1728। अमझेरा का युद्ध 1728 में मराठों तथा मालवा राज्य के मध्य हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई। 1728 ईस्वी में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने मोहम्मद शाह बंगश के विरुद्ध अभियान 1728 ईस्वी में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल, बाजीराव मस्तानी के पिता, ने मोहम्मद शाह बंगश को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, परंतु यह उसकी स्कीम सफल नहीं हो पाती। 1729 ईस्वी में बाजीराव स्वयं बुंदेलखंड गया। छत्रसाल की सहायता से बाजीराव ने अवध और बंगाल जैसे सूबे और इलाहाबाद, गया, बनारस जैसे नगरों की मांग मुगल बादशाह से की, जिसे मुगल बादशाह ने स्वीकार कर लिया। उस समय मल्हार राव होलकर के अधीन एक सेना टुकड़ी के द्वारा अवध पर आक्रमण किया जाता है। 29 मार्च 1737 बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया आक्रमण? 29 मार्च 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह सूचना मिलते ही डर के भागने का प्रयास करने लगा। बाजीराव का उद्देश्य दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करना था। बाजीराव दिल्ली में 3 से 4 दिन तक रुका, परंतु आक्रमण से मुगल सम्राट की कमजोरी को स्पष्ट किया। कहना यह है कि 29 मार्च 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली पर आक्रमण सत्ता किसकी थी? तो अप्रैल 1733 ईस्वी में बाजीराव प्रथम स्वयं कोंकण क्षेत्र पर गया और इस संधि के तहत वहां पर नियंत्रण स्थापित किया। 29 मार्च बाजीराव प्रथम की मृत्यु लगभग 40 वर्ष की अवस्था में होती है। ऐसी धारणा है कि राजा छत्रसाल ने मस्तानी नामक एक अपनी लड़की पेशवा को भेंट स्वरूप प्रस्तुत की। कुछ दिनों की लंबी बीमारी के बाद 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा नदी रावर नामक स्थान पर बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। कब? 28 अप्रैल 1740 नर्मदा नदी के तट पर रावर नामक स्थान पर बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार किनकेड और पार्सनियस ने लिखा है कि मस्तानी बाजीराव के साथ सती हो गई। डॉक्टर सिन्हा लिखते हैं कि बहादुरों में सर्वश्रेष्ठ और सुंदरता में अद्वितीय बाजीराव एक प्रेम प्रसंग में आकर्षक व्यक्ति के समान मर गया। बाजीराव का मूल्यांकन के संदर्भ में देखते हैं कि वह श्रेष्ठ सेनापति था, कुशल राजनीतिज्ञ था, कौशल के साथ साथ गैर सैनिक शक्ति से युक्त था। उसने अनेकों युद्ध लड़े और लगभग में विजय प्राप्त की। बाजीराव प्रथम ने लगभग युद्धों में विजय प्राप्त की थी। बाजीराव प्रथम के पश्चात पेशवा बालाजी विश्वनाथ बनते। बालाजी विश्वनाथ आप
बाजीराव प्रथम के पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव तीसरे पेशवा थे। 1740 से लेकर 1761 तक पानीपत के युद्ध के समाप्ति के पश्चात इन्होंने पेशवा पद को त्याग दिया। बालाजी बाजीराव का एक नाम नाना साहब भी था, प्यार से लोग उन्हें नाना साहब बुलाते थे। 1739 में रघुजी भोसले ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। 1739 रघुजी भोसले ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। रघुजी भोसले बालाजी बाजीराव के प्रमुख प्रतिद्वंदी मराठा सरदार थे। कौन थे? रघुजी भोसले। तो यह बाजीराव की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। रघुजी भोसले की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए पेशवा ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर आक्रमण करने की छूट दे दी। रघुजी ने अपने एक प्रतिनिधि भास्कर पंत को इन क्षेत्रों के शासकों अलीवर्दी से चाय मंगाने के लिए भेजा, परंतु अलीवर्दी खान ने भास्कर पंत को धोखे से मरवा दिया। इस घटना से कुपित होकर रघुजी ने उड़ीसा पर आक्रमण से किया। 1751 में नवाब को 12 लाख रुपए, याद रखिएगा, 1751 नवाब को 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने के रूप में बाध्य किया। रघुजी भोसले के घुड़सवारों का आतंक बंगाल और बिहार तक फैल गया था। 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में सिंध खेड़ का युद्ध होता है। किसके मध्य? 1757 सिंध खेड़ का युद्ध किसके मध्य? मराठों और निजाम के मध्य होता है। उदगीर के युद्ध 1707 में कौन सा युद्ध होता है? उदगीर का युद्ध, जिसमें निजाम सलावत जंग को मराठों ने पराजित किया और अनेक भागों पर नियंत्रण स्थापित किया। संगोला की संधि के तहत मराठा साम्राज्य में पेशवा सर्वप्रथम बन गया था। मराठा छत्रपति सतारा के एक नाम मात्र, मराठा छत्रपति जो था वह सतारा में एक नाम मात्र का शासक के रूप में रह गया। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। यहाँ पर मुगलों की पराजय होती है और यह सत्यापित हो जाता है कि मुगल आपस में एकजुट न होने के कारण अपनी अपनी सत्ता को खो देते हैं। तो 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है। इसका उद्देश्य अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं भारतीय मुसलमानों के बड़े वर्ग को अपने पक्ष में करना था। बहादुर शाह सदाशिव राव एक बहादुर और योग्य सैनिक था, परंतु वह कुशल कूटनीतिक व्यक्ति नहीं था। कुछ स्तर पर घमंडी भी था। इसी कारण वह कूटनीति में नजमुद्दौला के मुकाबले सफल नहीं हुआ। नजमुद्दौला के मुकाबले कौन सफल नहीं हुआ? साहू जी। जनवरी 1761 को प्रातः मराठों ने अहमद शाह अब्दाली की सेना पर आक्रमण कर देते हैं, परंतु शाम होते होते मराठों की स्थिति दयनीय हो जाती है और वह हार जाते हैं। कहाँ पे? पानीपत के तृतीय युद्ध में। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। इब्राहिम गर्दी ये किसकी तरफ था? इब्राहिम गर्दी तोपखाना संचालन का मुखिया था। यह मराठों की सेना में था। इब्राहिम गर्दी अहमद शाह अब्दाली की सेना को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई थी। पेशवा का ज्येष्ठ पुत्र विश्वासराव, सदाशिवराव, जसवंतराव पंवार, तुकोजी सिंधिया आदि युद्ध में मारे गए या पानीपत के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी विद्वान कौन था? कई बार पूछा है। काशीराज पंडित जो था वह पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी तथा कुछ
विचार इस तरह से वह प्रस्तुत करता है, जिसमें उसने कहा कि 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मुहरें लुप्त हो गई, चांदी तथा तांबे की गणना ही नहीं की जा सकती। अर्थात सोने की जो वस्तुएं थी वह समाज से गायब होने लगी तथा सोने के सिक्के मुहर लुप्त हो गई, चांदी और तांबे की पूरी गणना सही से नहीं की जा सकी। इब्राहिम गर्दी और तुकोजी सिंधिया के तुकोजी सिंधिया बाद में कत्ल कर दिए गए। महाजदी सिंधिया घायल होकर भी भाग गए। महाराष्ट्र का एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिसने कम से कम एक व्यक्ति को अपने न खोया हो। पानीपत की तीसरे युद्ध के संदर्भ में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, सामंतवादी व्यवस्था बढ़ने लगती है। सबसे प्रमुख कारण ये है समान प्रशिक्षण, सेना को सही प्रशिक्षण नहीं मिल रहा था, न युद्ध रणनीतियों पर चर्चा ठीक हो रही थी। लूटमार की प्रवृत्ति में ये यूरोपीय कंपनियां पहले सक्रिय थी। राजस्थान के रजवाड़ों ने मराठा का स्थान नहीं दिया। मराठों ने सादगी, कर्मठता, अनुशासन के गुण नष्ट हो चुके थे। अब युद्ध में स्त्रियां भी जाने लगी थी। मूलतः एक चीज़ और देखा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने अपनी मुख्य या प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने वाली नीति के तहत गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग नहीं किया, जिससे इनकी पराजय का एक प्रमुख कारण माना जाता है कि गुरिल्ला युद्ध नीति का त्याग करना। 23 जून 1761 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है 1761 में? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव सुंदर और मधुर भाषी व्यक्तित्व वाले इंसान थे। वह कला प्रेमी, विलासी दोनों थे। वह सफल सैनिक, कूटनीतिक व्यक्ति थे। उनके समय में मराठा साम्राज्य का विस्तार काफ़ी हुआ। ऐसा माना जाता है या कहा जाता है मराठा सरदारों के घोड़ों ने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक का पानी पिया है। ऐसा माना जाता है कि परंतु बालाजी के समय अनुकूल सेनापति, शासन प्रबंधन और सफल कूटनीतिक व्यक्ति नहीं था। इसके पश्चात पेशवा माधवराव नारायण राव 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक मुगल मराठा साम्राज्य के पेशवा बने रहे। पेशवा नारायण राव 1772 से 1773 यह माधवराव के भाई थे। एक वर्ष पश्चात रघुनाथ राव ने उनकी हत्या करवा दी, स्वयं पेशवा बनने का प्रयास किया। रघुनाथ ने स्वयं पेशवा बनने का प्रयास किया। किसने? रघुनाथ ने। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात मराठों में 4 सरदार सामने आए। नागपुर के भोंसले, मिलान करने के लिए पूछता है ये अक्सर। तो कौन थे? नागपुर की तरफ से भोंसले, नागपुर, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़ और ग्वालियर में सिंधिया। आंग्ल मराठा संबंध अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ 7 मार्च 1775 को सूरत की संधि के तहत और अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाना चाहते थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक होता है। इसमें ब्रिटिश सेना के तरफ से गवर्नर वारेन हेस्टिंग भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? वारेन हेस्टिंग। सूरत की संधि 1775 रघुनाथ राव और मुंबई सरकार के मध्य होता है। किसके मध्य सूरत की संधि होती है? 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव तथा मुंबई सरकार के मध्य। पुरंदर की संधि 1776 वारेन हेस्टिंग तथा पुणे सरकार के मध्य बड़गांव की संधि होती है। बड़गांव की संधि 1779 अंग्रेजों और मराठों के मध्य। प्रमुख संधियां हम पढ़ रहे हैं। प्रमुख संधियों का
सन और किन किन के मध्य हुआ, ये याद रखने वाली बात है। सालबाई की संधि 1782 अंग्रेजों और मराठों के मध्य, अंग्रेजों और मराठों के मध्य सालबाई की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के मध्य, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य चलता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। बेसिन की संधि के तहत 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य बेसिन की संधि होती है। किन के मध्य होती है? अंग्रेज तथा मराठों के मध्य। कौन सी संधि? बेसिन की संधि। सरदेसाई के अनुसार बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। सरदेसाई का मानना है कि बेसिन की संधि के तहत शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। यह लॉर्ड वेलेस्ली की अंतिम महान सफलता मानी जाएगी। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 रघुजी भोसले और ब्रिटिश कंपनी के मध्य। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर सूरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य होती है। 1808 में सिंधिया ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। कब स्वीकार की? 1804 में। कौन? सिंधिया सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 मतलब 1 वर्ष तक यह युद्ध चला। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल इस समय था लॉर्ड हेस्टिंग। सिंधिया के पास 5 नवंबर 1817 में 5 नवंबर 1817 में सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि होती है। 13 जून 1817 ईस्वी में पुणे की संधि के अनुसार पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी। तो कब? 13 जून 1817 पुणे की संधि होती है। पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता की। 27 मई 1816 में नागपुर की सहायक संधि भोसले के साथ होती है। 6 जनवरी 1818 होलकर ने मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। 3 जून 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त कर दिया। कब? 1818 में 3 जून को पेशवा पद भी समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने का प्रयास किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ संधियां, उनकी स्थापना वर्ष और किनके मध्य हुई हैं संधियां। छह जनवरी 1818 ईस्वी में होलकर ने मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए कर अपने नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। 3 जून 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया तथा 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर भुगतान किया। प्रमुख संधियां और संधियां और उनका वर्ष। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 जयसिंह और शिवाजी के मध्य। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के सेनापति थे और शिवाजी के मध्य होती कौन? पुरंदर की संधि। कब होती है? 1665 में 22 जून। संगोला की संधि 1750 बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के साथ, राजराज द्वितीय के साथ। झलकी की संधि 1752 बालाजी बाजीराव हैदराबाद के निजाम। झलकी की संधि मराठों और निजामों के मध्य। राक्षस भुवन की संधि माधवराव एवं हैदराबाद के निजाम के मध्य। माधवराव जो संधि है वो होती है राक्षस भुवन की संधि
राक्षस भुवन की संधि 1763 माधवराव हैदराबाद के निजाम के मध्य। सूरत की संधि 7 मार्च 1775, 7 मार्च 1775 रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध होता है। पुरंदर की संधि 1776 माधव नारायण राव अंग्रेज। बड़गांव की संधि 1789 माधव नारायण राव और अंग्रेज। सालबाई की संधि 1782 माधव नारायण राव एवं अंग्रेजों के मध्य। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य। बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य होता है। पुरंदर की संधि 1776 माधव नारायण राव अंग्रेजों के मध्य। बड़गांव की संधि 1789 नारायण राव एवं अंग्रेज। बड़गांव की संधि 1789 में माधव नारायण राव अंग्रेजों के मध्य होती। सालबाई की संधि 1782 माधव नारायण राव अंग्रेजों के मध्य। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के मध्य। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में भोसले व अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य होता है। सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य समझौता होता है। राजापुर घाट की संख्या 1805 होलकर वह राज्यों के मध्य राजापुर घाट की संधि हुई। राजापुर घाट की संधि 1805 होलकर व अंग्रेजों के मध्य। नागपुर की संधि 1816 भोसले व अंग्रेजों के मध्य। पुणे की संधि 13 जून 1817 बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के मध्य। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य। दौलत राव सिंधिया अंग्रेजों के मध्य कौन सी होती है? ग्वालियर की संधि। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 अंग्रेजों होलकर के मध्य। कौन सी? मंदसौर की संधि होती है होलकर अंग्रेजों के मध्य 1818। मराठा पराजय के प्रमुख कारण। मराठा शक्तियों के पतन या पराजय के प्रमुख कारण क्या थे? इस पर एक सरसरी नज़र डालते हैं। मराठों की शक्ति के पतन या पराजय के प्रमुख कारण क्या हैं? तो परस्पर अविश्वास बढ़ने लगा था, मतलब परस्पर विश्वास नहीं था सेना प्रमुखों या बड़े प्रशासनिक अधिकारियों या उत्तराधिकारियों में आपसी में विश्वास में कमी था। महत्वाकांक्षी सरदारों का वर्चस्व बढ़ने लगा। दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। चौथ सरदेशमुखी का मनमाना वसूलीपन। आर्थिक विषमता थी समाज में। उनके क्षेत्र में मराठा साम्राज्य में आर्थिक विषमता बढ़ने लगी थी। शासन व्यवस्था के गुण दोष में नेतृत्व का अभाव था। अंग्रेज शक्ति की विशेषता व सुगठित गुप्तचर व्यवस्था थी। विभिन्न मराठा सरदारों ने आपसी सहयोग न देना स्वीकार किया। उच्च आदर्श का अभाव। जो मराठों में देखा गया उच्च आदर्श वह अब कम दिखाई देता है। परंपरागत गोरिल्ला युद्ध पद्धति को त्याग कर देते हैं। परंपरागत युद्ध पद्धति गोरिल्ला युद्ध पद्धति का परित्याग कर देते हैं, जिससे आगे चल के इनको काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। इस तरह मित्रों संपूर्ण मराठा साम्राज्य से बनने वाले क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी हैं, कुछ सामान्य जानकारी तो आप कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन गंभीर और विशद जानकारी के लिए यह वीडियो बनाया गया है।
आप सभी से निवेदन है कि पूरा चैनल देखें, वो पूरा वीडियो देखें तथा अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को भी यह वीडियो वायरल करें।